ये परमबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी। कहा कि अगर अगर सारे आरोप झूठे हैं तो आप जांच के में शामिल होइए। ऐसा नहीं हुआ, जैसे तैसे सुप्रीम कोर्ट से उसने राहत ली और वहां से गिरफ्तारी से वो बचा। उसके बाद तो परमबीर सिंह पूरी तरह से पाला बदल लिया। अब ये सीन हो गया दो, ये तो सीन नंबर 1 था। सीन नंबर 2 क्या हुआ कि जिस दिन पीआईएल फाइल हुआ था और उसके बाद जब परमबीर सिंह को ये पहली बार एहसास हुआ जब पीआईएल फाइल हो गया नवंबर 2023 में। लेकिन परमबीर सिंह को लगा अच्छा पीआईएल में तो कुछ नहीं है, यह सब निकल जाएगा। जिस दिन दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान फैक्ट्स के साथ सबूत के साथ पुलिस कमिश्नर के ऑफिस पहुंच गए अपना एप्लीकेशन लेकर के, अपनी याचिका लेकर के, उस दिन से परमबीर सिंह के कान खड़े हो गए। और तब से परमबीर सिंह ये सोच रहा है कि कोई फंसे, हम इस केस से बाहर निकले। और परमबीर सिंह इस केस से बाहर नहीं निकल सकता है, किसी भी सूरत में नहीं निकल सकता है, क्योंकि वो उस वक्त कमिश्नर था। और जिस प्रकार से सचिन वाजे इस पूरे केस को, हालांकि हालांकि एक रास्ता हो सकता है परमबीर सिंह के बचने का कि परमबीर सिंह खुद को गवर्नमेंट अप्रूवर बना ले और वो कह दे कि साहब मेरी इसमें कोई भूमिका नहीं है, ये दोनों बाप बेटा सचिन वाजे के हिसाब के सहारे सारे तिकड़म को अंजाम दिया है, मुझे ये बाईपास कर दिया, मेरी कोई भूमिका नहीं है। अब उसमें भी फिर फॉरेंसिक ऑडिटिंग होगी कि भाई तुम्हारी भूमिका है या नहीं है, ये तो बताना पड़ेगा। लेकिन ये तब हो सकता है कि परमबीर सिंह ये आकर के कह दे कि मेरी कोई भूमिका नहीं है, ये दोनों बाप बेटा सचिन वाजे के माध्यम से ये काम कर रहा है। इतना जबरदस्त हैंग, वो कहते हैं ना, वो क्लिफ हैंगर है, इस तरह से पकड़ा गया है ये केस, जहां कोई बच नहीं पा रहा है। इस तरह से हम लोगों ने इस केस को बांध दिया है। तो अब क्या स्थिति है? अब वहां से दौड़ लग रही है, मुंबई से बहुत सारे पुलिस वाले दौड़ लगा रहे हैं। और मैं पुख्ता जानकारी दे रहा हूं, हमारे बहुत सारे ईमानदार पुलिस वाले और सीबीआई के ऑफिसर मुझे, हम लोगों को ये जानकारी दे रहे हैं, हमारे पास सूचनाएं आ रही हैं, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि साहब मुंबई की पावर गैलरी में कोहराम मचा हुआ है, क्योंकि अगली जो हियरिंग होगी उसमें अदालत कुछ सुनने को तैयार नहीं है। और नगरकर को आप समझ लीजिए कि नगरकर की तो खैर नहीं है। तो इसमें सिर्फ नगरकर नहीं फंसेंगे, नगरकर के साथ साथ वो एसीपी फंसेंगे, जिसके सामने ये एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट कह करके मैटर क्लोज कर दिया गया था। और इसीलिए लास्ट तारीख पर एक डीसीपी लेवल के अधिकारी मौजूद थे हियरिंग में। पिछले हियरिंग में चीफ सेक्रेटरी मौजूद थे, लेकिन पिछली हियरिंग में डीसीपी लेवल के एक अधिकारी मौजूद थे और उनके सौजन्य से यह बात आई कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हमें 2 महीने का समय दिया जाए। भाई किस तरफ, जब नीलेश ओझा जी ने इंटरवेंशन किया कि भाई इन्वेस्टिगेशन जो कर रहे हैं आप किस सेक्शन के तहत कर रहे हैं, तो नहीं हम पुराने एसआईटी का, तो पुराने एसआईटी ने तो रिपोर्ट दे दिया है, क्लोजर रिपोर्ट है। अच्छा, जब एसआईटी अपनी जांच कर रही थी तो मीडिया को ये ठाकरे के दलाल पुलिस वाले और ये गुंडे पुलिस वाले, वो मीडिया दलाल मीडिया को ब्रीफ कर रही थी कि एसआईटी ने भी जांच लिया है, ये तो पूरा एक्सीडेंट का मामला है। मतलब जांच कोई हुई ही नहीं। 2022 में अनाउंसमेंट हुआ एसआईटी का, 2023 में अनाउंसमेंट एसआईटी गठित हुई और 23 से लेकर के 25 तक अभी तक ये लोग टेबल टेनिस खेल रहे थे। और इन्होंने बाजाप्ता मीडिया में ब्रीफ किया जाकर के, इनके जो दलाल पुलिस वाले हैं उन्होंने जाकर के, मलवानी पुलिस स्टेशन वाले ब्रीफ कर रहे थे, चीमा जी आधब जैसे लोग ब्रीफ कर रहे थे आदित्य ठाकरे को और उसके उनके पिताजी को कि साहब ये तो हमने इंक्वायरी कर लिया है। और एसआईटी भी उसी नतीजे पर पहुंची है जिस नतीजे पर मालवानी पुलिस स्टेशन उसके पहले पहुंची थी और एसीपी के सामने हमने इंक्वायरी करके केस को सुपुर्द कर दिया था। हमारा इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट वहां पर दाखिल है। अब ये कहानी हो रही है जब डीसीपी साहब ने कहा और नीलेश ओझा जी ने इंटरवेंशन लिया कि नहीं, आपको एफआईआर फाइल करना पड़ेगा, वो एसआईटी का कोई मतलब नहीं है, एसआईटी सेट असाइड हो गई है, एसआईटी अब कुछ काम नहीं करेगी, एसआईटी जो कुछ भी करेगी वो नए एफआईआर के आलोक में करेगी, उनको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि एसआईटी अपनी रिपोर्ट दे दे, क्योंकि अगर एसआईटी भी रिपोर्ट दे दे और कोई फैक्ट्स उस केस से रिलेटेड, कोई ऐसा सत्यापित फैक्ट्स आ जाए जिसकी इंक्वायरी इनएविटेबल हो, तो ये केस लॉ कहता है, कानून कहता है कि एसआईटी हो जाए, प्रीवियस जितने भी इंक्वायरी हैं सारे इंक्वायरी सेट असाइड हो जाएंगे और फ्रेश इन्वेस्टिगेशन जो है लॉन्च होगा। इसीलिए एफआईआर तो उनको करना है। अब यही कोहराम मचा हुआ है कि मात्र 7 दिन का वक्त था और
वक्त गुजर गया है, वक्त गुजर गया है। 1 या 2 दिन, कल या परसों या एक और दिन ले लीजिए आप। मतलब फ्राइडे तक, आज मंगलवार है, फ्राइडे तक इस मामले में आर-पार हो जाना है। तो अभी जो हमें सूचना आ रही है मित्रों कि फ्राइडे जो डेडलाइन आया है, उसके पहले मुंबई से भागा-दौड़ी शुरू हुई कि क्या किया जाए अब इस रास्ते में? क्या हो सकता है? तो पहले तो देवेंद्र फडणवीस का दरवाजा खटखटाया गया, क्योंकि वही होम मिनिस्टर हैं, वही मुख्यमंत्री भी हैं। देवेंद्र फडणवीस ने हाथ खड़ा कर दिया। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि साहब मैं इसमें कुछ नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि ये काम तो अब कोर्ट में चल रहा है मामला। अदालत क्या करेगी मुझे नहीं मालूम। अरे देवेंद्र फडणवीस ने जितनी मदद करनी थी ठाकरे परिवार की, उससे अधिक मदद कर दी। 22 में एसआईटी गठित किया, 1 साल तक एसआईटी अपॉइंट नहीं किया। जो एसआईटी अपॉइंट किया वो भी ढाक के 3 पात हुए। आज 2025 चल रहा है, 3 वर्ष में कुछ भी नहीं किया। दोबारा जो देवेंद्र फडणवीस की सरकार बन गई है, तब भी कुछ नहीं किया। कहीं जुबान भी नहीं खोलते हैं, चुप्पी साधे हुए हैं देवेंद्र फडणवीस उस मुद्दे पर। टोटल पूरा लगता है कि मुंह पे लिको वो प्लास्ट जो है वो चिपका लिया है। आप देवेंद्र फडणवीस से पूछिए ठाकरे और दिशा सालियान के केस के बारे में, एकदम गोलमोल कह देंगे कोर्ट में है, फलना है, चिलना है। इस तरह से देवेंद्र फडणवीस जी भाग जाते हैं। तो देवेंद्र फडणवीस ने जितनी दोस्ती निभानी थी, दोस्ती निभा लिया उन्होंने। और जब गुलदस्ते का आदान प्रदान हो रहा था, तो मैंने आपको उस वक्त भी कहा था कि अमित शाह जी ठाकरे को के प्रति कोई लीनियंसी नहीं बरतेंगे और कानून के रास्ते में नहीं आएंगे। तो अमित शाह जी उस वक्त भी बोले थे। और अभी जब कल जब मैंने बताया था कि कैसे प्रधानमंत्री ने साउथ अफ्रीका से एक ड्रग पेडलर पर और ड्रग कार्टेल पर अटैक किया है, इसकी बात आप समझ लीजिए। आप एक और बात सुन लीजिए साहब, मेरे बहुत सारे एसएसआर वॉरियर एक सवाल करते हैं और ये सवाल उनका बिल्कुल जायज भी है।